Hello guys, this is Surya Pratap Singh and here we are to discuss the lecture number 8 of chapter 5 that is magnetism and matter. Okay, so last lecture में हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, उसकी कुछ कुछ चीज़ें जानी थी जैसे जोग्राफिकल एक्सिस, जोग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल्स जिसमें मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था एंड हमारा क्या कहते हैं जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस में 11.3 डिग्री का एंगल होता है ना। तो ये सब चीज़ें हमने जानी थी और फिर हमने एंगल ऑफ डिप पढ़ा था, दैट इज इंक्लिनेशन एंगल। व्हाट इज दैट? दैट वाज द एंगल मेड बाय डिप नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 आता था और आपका मैग्नेटिक पोल्स पे 90 डिग्री आता था, राइट। और उस पर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल भी कर लिया था। फिर हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो थी, नीडल उधर जाती थी तो हमने बोला कि अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड उधर होगी, सही बात है। तो बीई इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने उधर साइड ले ली और फिर उसके कंपोनेंट बोले कि इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। इधर वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बीई कॉस आई होता है और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बीई साइन आई होता है। हमने tan i बराबर BB अपॉन BH निकाल लिया था एक फॉर्मूला। या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ये भी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बन सकते हैं जो हम कर सकते हैं, एक उसमें हमने किया भी था। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिकल मेरिडियन क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, ये तीनों चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो मैं सिर्फ समझाता हूँ, लिखा हुआ मैंने बहुत अच्छे से है, सिर्फ आप समझें। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और तीसरा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डी बेसिकली। ठीक, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या चीज? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको ऐसा बोला जाता है दुनिया में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, दुनिया में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, एक ऐसा प्लेन जो उस पॉइंट को भी कंसीडर करे और ज्योग्राफिकल एक्सिस को भी कंसीडर करे, एक ऐसा प्लेन जो उन दोनों को मिला के बनाया जाए या वो दोनों चीजें उस प्लेन में आए, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। फिर से समझे, सपोज ये अर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है और मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बोल दिया इन जनरल। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो एक ऐसा प्लेन जो उस पॉइंट को भी कंटेन करे और ज्योग्राफिकल एक्सिस को भी कंटेन करे, उसको बोलूंगा मैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ में आई? ये जो चीज मैंने बनाई है ब्लैक से, दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। द प्लेन कंटेनिंग ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड द पॉइंट इन स्पेस, एंड द पॉइंटेड इन स्पेस। स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, स्पेस में मतलब अर्थ के आसपास, अर्थ सरफेस के आसपास कोई भी एक पॉइंट ले लो, स्पेस में नहीं, स्पेस में नहीं, अर्थ सरफेस के आसपास कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को और ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा उसको मैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहूंगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ में आई? हाँ आई। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन, बस मैग्नेट लगा दे है तो मेरिडियन ही वो, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस से सपोज ये मैग्नेटिक एक्सिस है, यहां कोई एक पॉइंट लिया और बोला कि ये पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन और मैग्नेटिक एक्सिस को भी कंटेन करने वाला प्लेन, इसको बोलूंगा मैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलूंगा इसको मैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ में आई? दोनों को फिर से समझाता हूं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज व्हाट? कोई भी पॉइंट लो
अर्थ सरफेस के आसपास उस पॉइंट को कंटेन करने वाला और ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करने वाला जो प्लेन है वो है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करने वाला और आसपास के एक पॉइंट को कंटेन करने वाला जो प्लेन है वो है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, वो है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। गुड, बढ़िया, शानदार, चलो बढ़िया। डिक्लिनेशन क्या होता है फिर? इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल लिख सकते हो ऐसे, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। आया ना? आया ना? हाँ सर, ठीक है, बढ़िया। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कर सकते हो। सपोज देखो ऐसे कर लो, ये एक प्लेन लिया, दूसरा ये प्लेन लिया, मतलब एक किताब है समझ लो, और ये जो एंगल है ये है आपका एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नॉट डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डी। दिस इज योर ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझ में आई? और उन दोनों के बीच का ये एंगल जो बन रहा है, ये दो प्लेन्स है उनके बीच का जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ में आई? अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको, ठीक है। सपोज ये दो बुक्स हैं, ठीक, तो मेरिडियन का मतलब ये है कि ये रहा आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन सपोज, और ऐसे कुछ होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझ में आई? यानी इस तरीके की बातें हैं ये, और मतलब थोड़ा बड़ी बुक ले लेते हैं तो शायद समझ में आए आपको। ठीक है, देखो इस तरीके की बातें हैं, हालांकि वो ऐसे पास हो रहा है एक दूसरे में, ठीक है, या फिर ऐसे भी समझोगे तो ये तो 90 डिग्री पे है ना प्लेन्स, पर ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये लोग 90 डिग्री पे नहीं है, ये ऐसे कुछ है, और यहां से ये ऐसे पास भी हो रहा है। बात दिख रहा है? तो इन दोनों मेरिडियंस के बीच का ये जो एंगल बन रहा है ऐसे है कुछ, एग्जैक्ट ऐसे। बात समझ में आई? ये आगे पीछे भी है, सब कुछ है, ये भी इधर पीछे साइड है, और इसको भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये भी इधर पीछे साइड है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये है आपका। कौन बात समझ आई? हाँ सर समझ में आई, बढ़िया तरीके से, बढ़िया। तो पॉज करें और इतना लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। बना ले फटाफट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना और लिखना भी है, मैग्नेटिक नीडल को जब फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो ऑलवेज, ऐसा बोल सकते हैं, इट ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकती है। इट ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, ये भी लिख लें। मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, नीडल को छोड़ूंगा तो इसी प्लेन में कहीं रुकेगी वो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन में नहीं रुकेगी और किसी प्लेन में नहीं रुकेगी, वो हमेशा मैग्नेटिकल मेरिडियन में ही रुकती है। तभी तो उस नीडल का यूज किया जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ढूंढने के लिए। किया जाता है नहीं किया जाता? किया जाता है।
तो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? पॉज करें, लिख लें। ठीक है, बढ़िया, मिटाता हूं। तो ये तीनों टर्म्स हमको अच्छे से समझ में आए, है ना? अब इन टर्म्स को तो हमने समझ लिया। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। ठीक है, बढ़िया है। और क्या कहते हैं अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन हमने अभी देख लिया। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद अभी मैं एक चीज समझाने वाला हूं जो आपको दिख जाएगी बहुत सारी जगह। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, आप कॉम्बिनेशन से चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। सपोज, है ना, मैं मानता हूं कि दो प्लेन की वैसे जरूरत है, इसको बाद में समझाता हूं, पहले यहां पे एक जगह अलग से समझा देता हूं। जो हमने दो प्लेन्स लिए थे, याद है? अभी थोड़ी देर पहले एक ये प्लेन, एक ये प्लेन ऐसे लिया, ठीक है, और दूसरा प्लेन मैंने ऐसे कुछ लिया, ठीक है। ये ब्लू वाला जो प्लेन है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो प्लेन है ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अब अभी मैंने एक स्टेटमेंट बताया कि मैग्नेटिक नीडल को जब छोड़ोगे तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकेगा। यानी अगर मैं नीडल को इधर छोड़ता हूं, ये कोई पॉइंट है, इधर मैंने नीडल को छोड़ा, तो नीडल जो होगी वो कुछ ऐसे रुक जाएगी। बात समझ में आई? यानी कि इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं है, और ये बोल सकते हो आप कुछ भी, कोई एक साउथ नॉर्थ बोल सकते हो, हालांकि यहाँ नहीं होगा पर ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ होगा और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ होगा। बोल बात समझ आई? क्योंकि इस प्लेन में ही तो इसके कंपोनेंट्स लोगे आप। फिर से सुने, नीडल को छोड़ोगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकेगी, तो कंपोनेंट भी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लोगे, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकता हूं दिस इज BV, दिस इज BH एंड दिस इज BE। बोल सही है? इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। BE इधर आया, इसका एक कंपोनेंट BH, इसका एक कंपोनेंट BV। क्लियर है? हाँ क्लियर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में और नीडल में, डिप नीडल में, यानी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होता है वो एंगल आपका होता है I। होता है नहीं होता? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। नीडल हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर गई, हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर गई, ये नापते हैं। और ये दो प्लेन्स के बीच का ये जो एंगल है ये कहलाता है आपका कैपिटल D, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ में आई? डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये जो मैंने अगर बनाया है ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गई अच्छे से। भाई कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज व्हाट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल अबाउट।
क्लियर हुआ? अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ये कोना ये रहा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला इधर, ये वाला, ये जो वाला प्लेन जो है इसको मैंने बोल दिया ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कोना है। तो नीडल जो होगी वो नीडल कुछ ऐसे रुकेगी सर, रुकेगी नहीं रुकेगी? ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका बीई हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बीई के बीच का एंगल ये आपका, ये जो भी एंगल है ये आई हो जाएगा, सही है। और ये आपका सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन है, और पीछे वाला जो है वो आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये वाला सरफेस ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो इस वाले सरफेस में और इस वाले सरफेस में ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप है, ये एंगल ऑफ डिप है, वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। बात समझ में आई? तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, एक ही बात है। एनसीईआरटी में ऐसे कुछ किया है, और एनसीईआरटी में बीएच और बीवी यूज नहीं करे हैं, उनने टर्मिनोलॉजीज कुछ और यूज करी है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। उनने जेड एच ये सब यूज किया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? जो मैंने पढ़ा है आपको वही टर्म्स यूज करने हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, उसमें इंक्लिनेशन होता है, डिक्लिनेशन होता है, मतलब डिप होता है, डिक्लिनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, अर्थ की मैग्नेटिक नीडल इधर होती है। बढ़िया। अब यहां से मैं एंगल ऑफ डिप की जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें थोड़ा चेंज करूंगा। क्या करूंगा उसमें? थोड़ा चेंज। एंगल ऑफ डिप को अब डिफाइन करता हूं अच्छे से। एंगल ऑफ डिप को अगर मैं डिफाइन करूं तो एंगल मेड बाय डिप नीडल, एंगल मेड बाय डिप नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैंने पहले लिखा था, पर इसमें एक चीज जोड़नी जरूरी है। एंगल मेड बाय डिप नीडल विथ द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड with the horizontal to earth surface, with the horizontal to earth surface in the magnetic meridian, in the magnetic meridian। ये शब्द जोड़ना जरूरी था कि नीडल का जो एंगल मैं निकाल रहा हूं वो मैग्नेटिक मेरिडियन में निकालूंगा, क्योंकि नीडल जो होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकती है, और तो कहीं रुकती ही नहीं है। यानी जो भी एंगल मैं डिप फाइंड करूंगा वो कहां फाइंड करूंगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में फाइंड करूंगा। तो एंगल मेड बाय द डिप नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन is known as angle of dip, is known as angle of dip। अरे यार कभी तो हाँ ना बोल दो, हाँ या ना, जहां भी बैठे हो समझ में आया हो तो प्लीज हाँ या ना बोलना, ठीक है? ओके, तो पॉज करें, डायग्राम ये दोनों बनाए, ये लिखें। ओके, आई होप हो गया होगा, मिटा देता हूं। लास्ट चीज जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको पढ़नी है वो है 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, बट मैं एलिमेंट्स बाद में बता रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और होते क्या है पहले तो वो समझे।
3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ऐसी 3 चीजें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जिसकी वजह से मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊं, जिसकी वजह से मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊं विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मेरे को 2 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उसका और डायरेक्शन चाहिए। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वो जो 3 चीजें हैं उनको 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बेसिकली दीज एलिमेंट्स are used to determine these elements are used to determine the magnitude and direction of Earth's magnetic field. These elements are used to determine the magnitude and direction of Earth's magnetic field. ठीक है? At any point. कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो अर्थ की वजह से, तो मुझे 3 एलिमेंट जो पता होने चाहिए, जो 3 चीजें पता होनी चाहिए, वो ये 3 है। कौन कौन सी? A, B, C। पहला है एंगल ऑफ डिप। क्या है? एंगल ऑफ डिप। दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम पता लगा सकते नहीं लगा सकते? एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। डिप को I से शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH से शो करते हैं। और तीसरा एलिमेंट जो हमारे पास है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हालांकि हम तीनों चीजें जानते हैं, जानते नहीं जानते, क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 एलिमेंट्स बताओ और उनको एक्सप्लेन करो। तो ये 3 एलिमेंट है और इनका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? It is the angle made by the dip needle with the horizontal to the earth's surface in magnetic meridian. Horizontal component of earth's magnetic field. It is the components of earth's magnetic field in the magnetic meridian. Horizontal component of earth's magnetic field in earth magnetic meridian. What is angle of declination? Angle between 2 meridians, geographic and magnetic. Meridians के बीच का जो एंगल होता है वो आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। अब इन 3 चीजों की वजह से आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो? तो सोच के देखो। अगर आप वो फिगर जो अभी मैंने बनाया था उसमें खुद से आपको दिख जाएगा कि अगर आपको I पता है, BH पता है, तो B पता है, क्योंकि BH cos I is B। मतलब हम जानते हैं ना यार, BE is equal to BH cos I है, हाँ या ना? हाँ। तुझे ये पता है, ये पता है, सॉरी, तुझे ये पता है, ये पता है, तो तू ये निकाल लेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब डिक्लिनेशन का क्या काम है? डिक्लिनेशन का एक काम है, बता देता हूँ, रुक जाओ। देखो वो हमने जो अभी बनाए थे, क्या वो ऐसे थे? हाँ या ना? हाँ। अब देख, ऐसे समझ तू, अच्छे से समझाता हूँ, वेट में। डिक्लिनेशन की क्या जरूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये 2 प्लेन्स हैं, ठीक है? डिक्लिनेशन इनके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन से। खुद से सोच, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है अगर, तो ये जो पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ये मैग्नेटिक साउथ होगा। ऐसे ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ऐसा कुछ है। अब तेरे से बोला गया है कि तुझे जाना है नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ में कनाडा पड़ता है, मुझे कनाडा जाना है, ऐसा। अब पुराने जमाने की बात है, तेरे को कोई
ऐसे सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि तेरे को सब पता हो, डायरेक्शन पता हो, कुछ नहीं। तेरे को वो कंपास लेके शिप से जाना है ना। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला सीन हो गया तेरे साथ। तेरे को जैक स्पैरो जैसा काम करना है, कहीं भी जाना है, और तेरे पास तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को बस समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा है, और तू क्या कर रहा है, डायरेक्शन फाइंड करके तेरे को नॉर्थ साइड जाना है, बस ऐसा पता है तुझे। तो जब मैं मैग्नेटिक नीडल डालूंगा, मतलब जैक स्पैरो जब मैग्नेटिक नीडल छोड़ेगा, तो वो तो कहाँ रुकेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकेगी, और उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूंगा। तो मतलब अगर मैं मैग्नेट के हिसाब से जाऊंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पे, क्योंकि मैग्नेट तो नॉर्थ कहाँ दिखाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, लॉजिकल सी बात है, मैग्नेट तो नॉर्थ में ही दिखाएगा ना। हाँ, अगर मेरे को ये डिक्लिनेशन की नॉलेज ना हो तो मैं तो यहीं पहुंच जाऊंगा, मेरे को तो और कुछ पता ही नहीं। पर अगर मुझे डिक्लिनेशन पता हो कि भाई ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में इतना एंगल है, सपोज 11.5 डिग्री है, 10-15 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो मुझे पता है कि मेरे को जाना इधर है, कंपास इधर दिखा रहा है, पर मुझे पता है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, मतलब जो यहाँ पे सीधे जाऊंगा तो मुझे मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा, पर अगर इससे 20 डिग्री इधर जाऊंगा तो मुझे ज्योग्राफिक नॉर्थ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, 20 डिग्री इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन की नॉलेज इसलिए जरूरी हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे निकालना तो चलो इन दोनों से हो जाएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए या कहीं चीजों को सही जगह पहुंचने के लिए तब हमें डिक्लिनेशन की जरूरत पड़ती है। और बात समझ में आई? तो इनको हम 3 एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं कि सपोज ज्योग्राफिकल इधर है पर उसका 30 डिग्री इधर है, तो हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन ये है, हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन ये है, तो नेट का डायरेक्शन ये है आई के हिसाब से। बात समझ में आई? इसलिए ऐसे पढ़ कि डी पता हो, BH पता हो तो आई पता चल जाए, डी पता हो, बी पता हो, आई पता हो तो BE मिल जाएगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि डी पता होगा तो सबसे पहले तो सपोज यहाँ नॉर्थ की तरफ खड़ा होगा, डी पता होगा तो तुझे मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन मिलेगा, सही है। और जब मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन मिलेगा तो तू बोलेगा कि यही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और यहाँ से आई नीचे, यहाँ कहीं नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस मेरिडियन में, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे। बात समझ में आई? तो इसलिए ये तीनों चीजें पता होना जरूरी है, और रास्ता खोजने के लिए डिक्लिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? आई होप समझ आई होगी। पॉज करें, ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनको डिफाइन आप कर सकते हो, ये जो जो आपको समझ में आया हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, है ना। मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और इसमें भी मैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक वो सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं और काफी रटने वाली चीजें हैं। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप खुद पढ़ सकते हो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी सिलेबस में है नहीं वो इस साल। और हिस्टरेसिस लूप भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी बेसिकली प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में जो भाई लास्ट चीज जो है इस साल, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में वो टॉर्क वॉर्क पढ़ा दिया जो सिलेबस में नहीं था, बट ठीक है, अभी ये चैप्टर को खत्म करते हैं जल्दी से। जो फालतू चीजें उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फालतू थ्योरेटिकल पार्ट है जो इस साल के लिए डिलीटेड भी है। और अगर आप देखें जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके लिए भी वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, अगर होती तो मैं जरूर पढ़ाता, ठीक है। चलो,
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की अगर आप बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है आपका मैग्नेटाइजेशन। क्या चीज? मैग्नेटाइजेशन। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? मैग्नेटाइजेशन इज बेसिकली, ऐसा समझें कि कोई मटेरियल है, जैसे ये पेन, ये है, ये कुछ भी मार्कर है, इसके मैग्नेटाइज होने, ये क्या मैग्नेटाइज हो सकता है? मतलब इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो ये मैग्नेटाइज होगा? सोच के देखो, नहीं होगा। कुछ ही मटेरियल होंगे जो शायद हो सकते हैं। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी क्षमता होती है कि वो मैग्नेटाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आयरन की चीज लाओगे तो वो अच्छे से मैग्नेटाइज होगी, और वहीं अगर आप बोलोगी ये मैं वुड ले जाऊं, मतलब लकड़ी लेके जाऊं और उसको मैग्नेटाइज करूं, तो वो नहीं होगा। यानी कि कोई भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज होने की क्षमता रखता है इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। द एक्सटेंट अप टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, मतलब कितनी ताकत है उसमें मैग्नेटाइज होने की, वो है मैग्नेटाइजेशन। वो है मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हुआ? अब सोच, कोई मटेरियल अगर तूने लिया, उसको तूने सपोज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये सोलेनॉइड के अंदर एक छोटू सा मटेरियल रख दिया, अब इसको मैग्नेटाइज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएंगी। तो इसके खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएंगी, यानी मैग्नेट हो जाएगा, यानी ये मैग्नेट हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा ये चीज, यानी इसके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा इसका खुद का। तो मैग्नेटाइजेशन जो चीज है उसको डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आई? इसकी यूनिट अगर आप बात करो तो यूनिट आप बोलोगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? बोलो। अरे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है भाई? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, नहीं होता? अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या आई बोलो? एम्पियर अपॉन मीटर। आई नहीं आई? आ गई सर। इसके डायमेंशंस की अगर आप बात करोगे तो डायमेंशंस निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हो? देखो एम्पियर का ए ही रह जाएगा, मीटर नीचे है तो L-1 आ जाएगा, यानी L-1 दीज आर द डायमेंशंस। ठीक है, डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है नोट्स में, आपको वहां समझ में आ जाएगी, है ना? बाकी मैंने समझाई थी कि कोई भी पार्टिकल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो मैग्नेटाइजेशन होता है। बात समझ में आई? और मैग्नेटाइज होगा वो तो यानी वो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा यानी वो मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा यानी कि उस मटेरियल के पास में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, नहीं होगा? और दैट मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, सेकंड चीज जो आपको पढ़नी है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच से इसको डिनोट करते हैं, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कि ये वो एक्सटेंट है, जैसे ये कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा था तो उसको करने के लिए कोई एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी जा रही थी ना। सोलेनॉइड के अंदर बेसिकली क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई मैग्नेट रख दूं तो वो क्या है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इधर से ऐसे ऐसे, तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं इनकी वजह से ये मैग्नेट मैग्नेटाइज हो रहा होता है। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटाइज होने की क्षमता इज मैग्नेटाइजेशन, और इन फील्ड लाइंस की इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने की क्षमता, द एक्सटेंट अप टू विच फील्ड लाइंस कैन मैग्नेटाइज द मटेरियल, है ना, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब वो फील्ड लाइंस कितना मैग्नेटाइज कर सकती हैं उसको, वो बोला जाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बात समझ में आई? आई होप आई होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अच्छा जी,
अब इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप बोलोगे कि दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बी नॉट टू म्यू नॉट। ठीक है, ये भी वेक्टर होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब सोचो सोलेनोइड के अंदर मटेरियल रखा जाता है, तो ये जो बी नॉट है, इसको बी नॉट है, इसको मैं म्यू नॉट एन आई लिखूंगा अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो मेरे पास जो एच की वैल्यू आई वो आई बेसिकली एन इंटू आई। क्या आई? एन इंटू आई। वेक्टर हटा दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो एच है मेरा, ठीक है, ये है एन इंटू आई। अगर इसकी यूनिट आप देखो तो यूनिट और डायमेंशंस बिल्कुल मैग्नेटाइजेशन के जैसे ही होते हैं। यूनिट इसकी रहेगी एम्पियर पर मीटर, डायमेंशंस इसके रहेंगे L-1A1। बात समझ में आई? दिस इज H इज इक्वल टू एन आई। क्लियर है? दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है ये। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? वेक्टर है। ठीक है, बढ़िया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको पढ़नी है, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये आप जानते भी हो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना, मैंने पहले भी बता दी है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दैट इज बेसिकली म्यू नॉट की बात कर रहा हूं। अगर वैक्यूम में बात कर रहा हूं, दो जगह डिफाइन की जाएगी, वैक्यूम में या फिर किसी मीडियम में। तो वैक्यूम की बात करूंगा तो म्यू नॉट की बात हो रही है। ठीक है, तो म्यू नॉट होता क्या है? बेसिकली म्यू को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू लिखी जाती है बी अपॉन एच। यहीं से बनाई गई है, बी अपॉन एच। क्या लिखी जाती है? बी अपॉन एच। मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है भाई। और परमिएबिलिटी होती क्या है बेसिकली, अगर आप सोच के देखें तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड परमिसिबल है पास होने के लिए, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर है। ठीक है भाई। और एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट आप कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पिछले चैप्टर में भी निकाली होगी आपने। टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये है इसकी एसआई यूनिट। डायमेंशंस बोलो, ये सब निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो प्लीज पूछ लेना मुझसे। डायमेंशंस हैं एमएल, क्योंकि पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, MLT-2A-2। रट नहीं सकते आप इनको, निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा म्यू का तो निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। ऐसा यूनिट तो यहीं से निकाल ली। देखो टेस्ला है, इसका एम्पियर पर मीटर है, तो निकाल ली टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब डायमेंशंस निकालने के लिए आपको टेस्ला के डायमेंशंस आने चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस आने चाहिए, जो आप कहां से निकाल सकते हो? फोर्स बराबर QBB साइन थीटा से, या फिर फोर्स बराबर ILB साइन थीटा से, कहीं से भी निकाल सकते हो। सही है, चलो बढ़िया। तो ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसी में एक चीज और पढ़ाई जाती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो आप जानते हो म्यू आर होती है। क्या होती है? म्यू आर। बेसिकली ये मीडियम की और वैक्यूम की परमिएबिलिटी का रेशियो होता है। ठीक है, म्यू आर लिखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। अब मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम क्या लिखा जाएगा, खुद से बताओ। क्या हम बोल सकते हैं मीडियम का म्यू इंटू एच, और यहाँ लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, तो एच से एच कट गया, यानी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। ये आपको पता भी है और यहाँ पे फिर से पता चल गया कि म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। बोलो क्लियर है?
और ये जो चीज है ये डायमेंशन लेस होती है। क्या होती है ये? डायमेंशन लेस होती है। ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं ये इजी हैं और ज़्यादा समझने का इसमें कुछ नहीं है, याद ही करना है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो 3 ये चीज़ें हमने पढ़ी, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या होती है? कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को कोई भी फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दैट ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, म्यू बी नॉट की वैल्यू रखी म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट कट हो गया, एच की वैल्यू आई एन आई, एच की वैल्यू आई एन आई, यूनिट और डायमेंशंस। ठीक है, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो वहां से ये मिला, ये मिल गया। फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो गया हमारा? रिलेटिव परमिएबिलिटी दो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हो गया दोनों जगह पे। ठीक है, एक कोई मीडियम में और दूसरा कोई वैक्यूम में। तो मीडियम में म्यू एच लिख दिया, वैक्यूम में म्यू नॉट एच लिख दिया, एच कट गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। पॉज करें, सबका सब लिखिए। ठीक है, ठीक है ना, बढ़िया। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या चीज है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको शो करा जाता है ऐसे काई एम से, काई एम पढ़ते हैं, काई सफिक्स एम, काई काई, इसको क्या पढ़ते हैं? क्रॉस एक्स बना है, काई काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप सीधे याद रख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ एम टू एच, मैग्नेटाइजेशन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दोनों की यूनिट सेम होती है, तो ये जो चीज है ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। ठीक है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, बढ़िया। ठीक, एक चीज तो ये क्यों निकाली जाती है, ये वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो ये बताती है कि सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। ये वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। प्रॉपर्टी विच defines how easily a substance can be magnetized। ठीक है भाई, property which defines how easily a substance can be magnetized by using a magnetic field। ठीक, ये आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोलो सही है? सही है, बढ़िया है। लास्ट चीज जो आएगी वो आई है आपकी रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, म्यू नॉट एंड काई एन। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, ये रिलेशन आपके लिए पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो अभी तक जो चीजें हमने डिफाइन करी
उसके बेसिस पे हम ये एक रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे। सपोज मैंने एक क्या कंसिडर किया, एक सोलेनॉइड कंसिडर किया जिसमें आई करंट जा रहा है। फिर उस सोलेनॉइड को ऐसे, सोलेनॉइड का वायर कंसिडर किया, फिर उस सोलेनॉइड को ऐसे रैप कर दिया बढ़िया। ठीक है, अब ये आई करंट जा रहा है, किसी मटेरियल पे रैप कर दिया, मटेरियल के अंदर क्या रख दिया, हमारा जो मैग्नेटाइज करना है वो मटेरियल रख दिया। ठीक, इधर हमें पता है सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी म्यू नॉट एन आई। बोलो होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि जो ऐसे सोलेनॉइड को मैंने क्या किया, मटेरियल कोर पे ऐसे बांध दिया जब, ठीक है, और वो मटेरियल भी मैग्नेट का बना हुआ है, ये जो मटेरियल है ये भी किसका बना हुआ है? मैग्नेट का बना हुआ है। ठीक, तो सोच, इस ये सोलेनॉइड होगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इस मटेरियल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मतलब वायर जो लूप्स हैं उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये मटेरियल है जो, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी B बराबर BO प्लस BM। तो और ये चीज है आपकी BO, ये क्या है आपकी BO। बात समझ में आई? मतलब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई, बढ़िया समझ में आई। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, म्यू नॉट एन आई ये नहीं है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, और दिस इज मटेरियल कोर्स मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल कोर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब समझे ध्यान से कि जो B नॉट होगा वो वैक्यूम में है ना, वैक्यूम में है, यानी वो लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू एम। क्यों? वैक्यूम, वैक्यूम का म्यू नॉट इंटू एम। एम इज द मैग्नेटाइजेशन, कि ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक, और Bm लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, क्योंकि मटेरियल जो है वो चीज वो मैग्नेटाइज हो रही है किसी और करंट की वजह से। सही है, तो ये आ गया आपका B नॉट, ये आ गया आपका Bm। ठीक, ये है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये आपका? नेट मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर आप देखें सोलेनॉइड की वजह से पूरे, इसमें आप लिखेंगे म्यू नॉट एम प्लस म्यू नॉट एच। अगर आप दोनों साइड एच से डिवाइड कर दें तो यहां B बाई एच आएगा, यहां पे म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एम बाई एच हो जाएगा, एम बाई एच हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो B बाई एच है इसको आप कुछ बोलते हो, या फिर ये M बाई एच है इसको भी आप कुछ बोलते हो। तो ध्यान से देख, ये जो म्यू नॉट कॉमन है तो म्यू नॉट कॉमन लिया, 1 प्लस एम बाई एच लिखा और यहां पे B बाई एच लिखा। ठीक, यहां कर देता हूं बाकी का। B बाई एच को आपने बोला, क्या हो गया B बाई एच? बोलो 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 जल्दी बोलो, व्हाट इज B बाई एच? मैग्नेटिक फील्ड अपॉन H है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का रेशियो, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस एम बाई एच की वैल्यू है काई एम। तो देख परमिएबिलिटी और काई में रिलेशन आ गया, म्यू नॉट
रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काई एम, ये रहा, बोला है कि नहीं। इसको और अच्छा करना हो तो म्यू बाई म्यू नॉट कर लो, तो वो लिखा जाएगा 1 प्लस काई एम। ध्यान से देख, तो म्यू बाई म्यू नॉट इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और यहां तक आपसे वो प्रूफ करवा सकता है। बोल बात समझ में आई? हाँ सर आई। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप लिखना है और फिर ये। ठीक, क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि वो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा था और उस वजह से उसने एक रिलेशन प्रूव कर दिया है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर 1 प्लस काई एम। बोलो सही है? सर सही है, एकदम सही है। तो ये जो 4-5 मैंने नई डेफिनेशन दी और एक ये जो रिलेशन सिखाया म्यू और काई एम के बीच का, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो आप पॉज कर लें और इसको लिख लें बढ़िया तरीके से। ओके, सो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारी जो टॉपिक्स हैं इस साल के लिए सिलेबस में, वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब इस पे बेस्ड मैं बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड ओरिएंटेड हैं वो आपको एक वर्कशीट बना के प्रोवाइड करूंगा और इस पूरे चैप्टर के प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपको प्रिंट कराने हो प्रिंट करा लेना। उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हुए और प्लस न्यूमेरिकल्स हुए, उनको डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू कर दीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको बहुत जल्दी ही लेक्चर आ जाएगा और वो भी हम विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज आई थिंक ख़त्म कर देंगे। उसमें भी हम कुछ 4 या 5 लेक्चर लेने वाले हैं। तो आज आई थिंक ये जो लेक्चर आपके अपलोड होंगे तो ये 26 को अपलोड होने वाले हैं और 26 के बाद आज ही 26 को ही रात में 2 लेक्चर और अपलोड कर दूंगा मैं ईएमआई के, और 27 और 28 को ईएमआई खत्म कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 28 मॉर्निंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज ईएमआई, उसका लास्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप 31st जो आपका एग्जाम में लेने वाला हूँ 5th और 6th चैप्टर का कंबाइंड, वो आप मतलब आराम से शांति से पढ़ के दे सकेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए और जो यूनिट टेस्ट में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा वो लेक्चर में जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उससे रिलेटेड ही होगा, है ना, 90%। ठीक, तो तब तक के लिए आप पढ़ें अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो पूछें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, बाय बाय।